Hello everyone, welcome back to our channel. I am Tina Sharma, your mentor. Here we provide you different competition exams like SSC, banks, CTET, HTET, REIT, other government exams, NRA, CET based coaching. This is our channel CET Study X. Here we provide you all classes free of cost and हमारे जो स्पेशलिस्ट टीचर होंगे विद डायनामिक बैकग्राउंड आपको डिफरेंट क्लासेस भी कवर कराएंगे लाइक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट 2 लेक्चर मेरे ज्योग्राफी के रहे हैं जिसमें मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया है और अर्थ की इंटीरियर लेयर्स के बारे में बताया है। ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा सिस्मिक जोन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स रॉक्स के बारे में डीप नॉलेज दी जाएगी हर एक टाइप के रॉक्स के बारे में। साथ ही आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कवर कराई जाएगी, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया जाएगा आपको, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में भी आपको कवर कराया जाएगा इस लेक्चर में। सो प्लीज स्टे विद अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड, सिस्मिक जोन। अ सिस्मिक जोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एरिया वेयर अर्थक्वेक्स टेंड टू फोकस। सिस्मिक जोन एक आपका वो एरिया होता है जहां पर अर्थक्वेक ज़्यादातर महसूस किया जाता है। उस एरिया पर फोकस्ड फोकस जहां पर किया जाता है वो सिस्मिक जोन होता है। ठीक है, लाइक अगर एग्जांपल की बात हम करें, न्यू मैड्रिड सिस्मिक जोन इन द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जहां पर आप ये देख रहे हैं न्यू मैड्रिड सिस्मिक जोन इन द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट। कहाँ पर है ये? यूनाइटेड स्टेट, यूएस में आपका ये एरिया आता है, ये सेंट्रल स्टेट में आता है। और ये पूरा का पूरा एरिया ये कह सकते हैं आप कि ये सिस्मिक जोन का फोकस्ड एरिया है। A seismic hazard zone describes an area with a particular level of hazards due to earthquakes. Okay, तो अर्थ सिस्मिक जोन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सिस्मिक जोन, सबसे पहली बात तो ये है क्या, आपको लास्ट क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, जिसमें मेजर हमने 7 टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और 26 सब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और अगर मैं सिस्मिक जोन की बात करूं उससे पहले आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस विथ सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स आती हैं उसकी वजह से जो सडन एक शेकिंग आपको महसूस होती है अर्थ पर, एक बहुत ज़्यादा कंपन महसूस होता है, वही हमारा अर्थक्वेक होता है। और ये क्यों होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। इसके सब के बारे में हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो सिस्मिक जोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ये जोन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन अभी ये 4 में डिवाइड हो गए हैं। कैसे? सबसे पहला जो होता है हमारा, जो कि मोस्ट सेंसिटिव जोन कहलाता है, जोन 5। ठीक है, ये वेरी सेवर इंटेंसिटी वाला जोन होता है। इसमें हमारे जो पार्ट्स आते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये महसूस किया जाता है, नहीं ये पूरा का पूरा फोकस एरिया कौन कौन सा है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड सम पार्ट ऑफ लद्दाख। ये पूरा भी हम फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और अगर मैं बात करूँ जोन 4 की, जोन 4 जो कि हमारा एक सेवर इंटेंसिटी जोन का होता है। अगर इसकी इंटेंसिटी ऑन स्केल पर बात की जाए तो इंटेंसिटी ऑन स्केल इसका 8 नंबर होता है और जोन 5 का 9 या फिर इससे अबव भी जा सकता है, इसीलिए इसे वेरी सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव जोन कहते हैं। जोन 4 की अगर मैं बात करूँ तो रेस्ट ऑफ हिमालयन का जो एरिया बचता है वो एरिया जोन 4 में आता है। एरियाज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सभी जोन 4 में कवर किए जाते हैं। जोन 3 और जोन 2 की बात करूँ तो ये हमारा एरिया जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो पूरा का पूरा जोन 3 और 2 में कवर किया जाता है। कौन सा एरिया? जोन 2 एंड 3 का। ठीक है, 2 और 3, वैसे तो इसको अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो जोन 2 का जो इंटेंसिटी ऑन स्केल होता है वो 6 या फिर इससे कम होता है, जिसे लो इंटेंसिटी जोन कहते हैं। और जोन 3 जो है वो उसका इंटेंसिटी ऑन स्केल 7 होता है, जिसे हम मॉडरेट इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जोन 3 में जो आता है उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे के सारे एरिया जोन 3 में कवर होते हैं। ओके, डिफरेंट पैसिफिक बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बताए हुए हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट जो टोटल अर्थक्वेक का 63% होता है, और ये कहाँ कहाँ पर है? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान एंड फिलीपींस। सेकेंड, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये टोटल अर्थक्वेक का कितना पार्ट है? 21% है, और ये कहाँ पर मिलेगा? अल्पाइन या फिर हिमालयन बेल्ट में। ओके, ये पूरा सिस्मिक हजार्ड मैप है, जहाँ पर आपको ये कलर पिंक कलर का जो नज़र आ रहा है वो एरिया जो पूरा का पूरा है वो अलग अलग जोन को, ग्रीन कलर का अलग जोन को यहाँ पे डिनोट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस पिक्चर्स को देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रॉक्स की। अ रॉक इज एनी नेचुरली अकर्ड सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल और मिनरलॉइड मैटर. It is categorized by the mineral included its chemical composition and the way in which it's formed. रॉक असल में है क्या? रॉक एक चट्टान, अगर मैं बात करूँ हिंदी में, रॉक एक चट्टान को कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी धरती के अंदर, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि धरती के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा मैग्मा आप किस कह सकते हैं कि हमने 3 लेयर्स की बात की थी, तो जो उसका कोर पार्ट है, आउटर लेयर और इनर कोर की जो बात की थी हमने, या फिर मेंटल की बात की थी, उसमें बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जो एक पिघले हुए रूप में हैं। जब वो ज्वालामुखी के थ्रू जो बाहर आते हैं तो उसके बाद वो ठंडे होते चले जाते हैं। जो हमारा, जिस पर हम रहते हैं, यानी कि हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं, जो कि एक बहुत पतली लेयर है, तो उस पर जमता चला जाता है, और जमने के बाद ये एक रॉक का रूप ले लेता है। तो हम हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी परपटी पर बहुत ही अलग अलग तरीके की रॉक्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जो एक नेचुरली है, ये नेचुरली प्रोसेस होता है, इसी को हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स के डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होता है, और इसका बनने का प्रोसेस भी अलग होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? रॉक। रॉक्स फ्रॉम द अर्थ आउटर सॉलिड लेयर। ठीक है, जैसे मैंने बताया अर्थ की आउटर लेयर को ही हमने रॉक बोला है। द क्रस्ट एंड द मोस्ट ऑफ इट्स इंटीरियर एक्सेप्ट फॉर द लिक्विड आउटर कोर एंड पॉकेट्स ऑफ मैग्मा इन द एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर पर ये जो आउटर कोर है वहां से एक लिक्विड फॉर्म में मैग्मा बाहर निकलता है। आपको पता है जो वोल्केनो है, वोल्केनो जब एरप्शन होती है, वोल्केनो एरप्शन, उसमें से बहुत ही गर्म, ठीक है ना, एकदम रेड और सुर्ख लाल की तरह बिल्कुल एक चीज बाहर निकलती है, जिसे हमने मैग्मा का नाम दिया। ठीक है, वो मैग्मा जब बाहर आ जाता है, पृथ्वी के आउटर लेयर पर आ जाता है, तो उसे हम लावा बोलते हैं। ऐसे बहुत ही अलग अलग जगह पर, जैसे फ्यूजियामा का आपने नाम सुना होगा, हवाई का नाम सुना होगा, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग एक्टिव वोल्केनो हैं जो इरप्ट होते ही रहते हैं। तो ये हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि वोल्केनो के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम बात करते हैं रॉक्स की, जो 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात करते हैं हम इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक, ठीक है, पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। ओके, फोर्थ है मेटामॉर्फिक रॉक्स, पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक। ये हम अब डीपली इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ रॉक्स देख सकते हैं। रॉक को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्टली हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की, कि इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊं तो आपको बता दूं कि इग्नियस रॉक को हम आग्नेय शैल कहते हैं, सेडिमेंट्री को अवसादी शैल बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक को हम कायांतरित शैल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो ये शेल होती हैं, सबसे पहले जो शेल आती है, या फिर हम कह सकते हैं जो रॉक बनता है, वो जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के जो मैग्मा होता है, उसके ठंडे होने पर जब वो ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो उससे बनता है आग्नेय शैल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, ये एकदम हम कह सकते हैं प्राइमरी रॉक होती है। फिर इनसे बाकी जो 2, या फिर हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, वो बनती हैं। ओके, तो जो सबसे या प्राइमरी जो रॉक होती है वो होती है हमारी इग्नियस रॉक।
इग्नियस सबसे पहले मैं बात करती हूँ। तो इग्नियस जो वो वर्ड है वो किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है। इग्नियस का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो लैटिन वर्ड से बना है, उसका मीनिंग क्या होता है? इग्निस। लैटिन वर्ड किससे बना है? इग्निस से बना है, जिसका मीनिंग होता है फायर। अब फायर क्यों बोला है? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये निकल ही वॉल्केनो से रहा है, और जब वॉल्केनो से निकलता है जो भी मैग्मा, वो आपने देखा होगा बिल्कुल रेड कलर का होता है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से आग निकल रही हो। तो इसीलिए इसका नाम इग्निस लैटिन वर्ड से रखा, और जिसका मीनिंग होता है फायर। तो इसका प्रोसीजर क्या है, या प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है ये? व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, देन किसमें हो जाता है? ये सॉलिड हो जाता है ठंडा होने के बाद। सॉलिड होने के बाद ये इग्नेस रॉक बन जाता है, जिसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इग्नेस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, अभी मैंने आपको बताया कूल होके सॉलिड हो जाता है, ऑफ मैग्मा और लावा। दिस मैग्मा मे बी डिराइव्ड फ्रॉम partial melts of pre-existing rock in either a planet's mantle or crust. Typically, melting of rocks is caused by one or more of three processes. ठीक है, कौन कौन सा है? एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। क्यों होगा भाई? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है वो मेल्ट होगा वो। उसके बाद डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होता है, और चेंज इन कॉम्पोजिशन। ये तीन जब चीजें होंगी, ये तीन जब कारण होंगे, तब जाके रॉक बनती है। इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो मेन कैटेगरी है इसकी। पहला है इंट्रूसिव रॉक और सेकंड है एक्सट्रूसिव रॉक। ये दो कैटेगरी में आप डिवाइड करके देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने बात की थी इग्नियस कितने टाइप की हो गई? तीन। तीन में से जो पहली हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक, ये कितने टाइप की हम पढ़ रहे हैं? हम इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रूसिव जैसे कि आप पता ही है, इंट्रूसिव यानी कि जो अंदर से निकल रही है, एक्सट्रूसिव जो बाहर है। तो इंट्रूसिव कैसे बनेगी? इसका प्रोसेस क्या है? पहले लावा, लावा के बाद मोल्टन मैग्मा, मैग्मा जब मोल्टन मैग्मा निकला उसके बाद फिर वो क्या हो गया? अर्थ के सरफेस पर आ गया। अर्थ के सरफेस पर आ गया तो वो कूल हो गया। कूल हो गया यानी कि ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद फिर वो सॉलिड पार्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा इंट्रूसिव। और दूसरी तरफ इसका अगर मैं अपोजिट बात करूं एक्सट्रूसिव की, तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव का मतलब यहाँ पर हो गया जो बाहर निकल के आया, जो मैंने भी प्रोसेस बताया वो एक्सट्रूसिव का बताया, ठीक है। तो लावा हुआ, लावा के बाद वो मोल्टन मैग्मा, मैग्मा के बाद फिर वो जो अर्थ के सरफेस पर जम गया, ठीक है। उसके बाद वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो गया, उसे हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव क्या हो गया? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जब वो अर्थ के अंदर ही, बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे हम इंट्रूसिव बोलते हैं। तो सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और ये लार्ज एक ग्रेन बना लेते हैं। उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। तो जो मैग्मा के अंदर ही जब वो एक इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, और ये अंदर ही ठंडा हो जाए, तो उसे इंट्रूसिव बोलते हैं। मैग्मा जो अंदर ही कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो वो इंट्रूसिव कहलाएगा। और जब वो मैग्मा बाहर निकल कर आ रहा है, एक लावा को रूप ले रहा है, और वो अभी क्या है, जब वो बाहर निकल रहा है तो वो ही मोल्टन मैग्मा है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे जब अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है और उसके बाद सॉलिड हो जाता है, तो उसे एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है एक्सट्रूसिव रॉक का? तो वो है बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट रॉक बोलेंगे उसे। डिकन प्लेट्यू मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो जो पूरा का पूरा हमारा अर्थ का इंडिया का जो डिकन प्लेट्यू है, वो पूरा का पूरा किससे बना है? वो पूरा बेसाल्ट रॉक से बना है। और इग्नियस रॉक के एक्सट्रूसिव रॉक का एक एग्जाम्पल बेसाल्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो इसकी जो बेसाल्ट की जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा फाइन ग्रेन का होता है, ठीक है। हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ बेसाल्ट रॉक। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। और इंक्लूसिव का एग्जांपल मैंने बताया ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपको पता होगा ज्यादातर जो मसाले वगैरह होते हैं या फिर कुछ दाने होते हैं, उनको उनका चूरा बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज किया जाता है, वो पत्थर ग्रेनाइट से बनते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट रॉक की, सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rocks are formed at Earth's surface by the accumulation and
cementation of fragment of earlier rock, minerals and organism, or as chemical precipitation and organic growth in water. फर्स्टली सेडिमेंट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, जो कि अगेन एक वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से सेडिमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? सेटलिंग होना। सेटलिंग मतलब कि स्थिर हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब रॉक लुढ़क कर या फिर चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, ठीक है, और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं? हवा या पानी के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जमा हो जाते हैं। जमा हो जाना यानी सेटल डाउन हो जाना। सेटल्ड हो जाना इसका मतलब स्थिर हो गए, और स्थिर होने के बाद जब वो धीरे 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 दबते चले जाते हैं और ठोस रूप ले लेते हैं, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का एक सबसे बड़ा और बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे पास सैंडस्टोन, जिसे हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, है ना। इस रॉक में आपको लेयर्स या फिर लाइंस नजर आती हैं, ये इस टाइप की रॉक्स होती हैं। ओके, अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैटर देन अंडरगोज कंपैक्शन एंड कमेंटेशन एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो सभी के लिए ज़रूरी ही है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये अगर पर्टिकुलर जिस हिसाब से मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो रॉक्स होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जो रॉक्स है सेडिमेंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द मेड अप ऑफ फॉर्मेशन, किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मेशन पे। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। इसके 3 अलग अलग ग्रुप है, जिसे हमने बात की है क्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड केमिकल। ये 3 टाइप में हम 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट। उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्लास्टिक को हम मैकेनिकली फॉर्म्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड। अच्छा, ये किस टाइप से बनेंगी? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारी रॉक जब टूट जाती है और किसी दूसरी प्लेस पर पहुंच जाती है, वो प्लेस पर पहुंचने के लिए भी तो कुछ चाहिए, जैसे कि रेन्स हो गया, प्रेशर हो गया, सन हो गया, इनकी गर्मी, इन सबको झेलना पड़ता है। तो उसके बाद ये सब झेलने के बाद जो रॉक्स बनती हैं उन्हें क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, शेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे कि हमें पता ही है, जीवाश्म जिसमें यूज किए जा रहे हैं। तो ये रॉक बहुत ही टाइम लगाती है। रॉक तो खैर सभी टाइम लगाते हैं, लेकिन जब ये रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स इस इतना लगा लीजिए समय लगाती है कि बहुत सारे इसमें कभी कीड़े मकोड़े, ठीक है, फूल पत्तियां या बहुत सारी ऐसी चीजें जो दबती चली जाती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दबती चली जाती हैं। तो इसीलिए इसे जीवाश्म का रूप दे दिया, इसीलिए फिर हम इसे ऑर्गेनिकली या फिर ऑर्गेनिक ग्रुप में रखते हैं। इसकी वजह से जो रॉक्स डेवलप होती हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो उनमें है कोल, और कौन सा है? लाइमस्टोन, या फिर इसे हमने नाम दिया फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। ठीक है, ये किस ग्रुप में आएंगे? ऑर्गेनिक में। एंड द थर्ड ग्रुप इज केमिकल। केमिकल में नाम से हमें पता है कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पर आपको भौतिक गुणधर्म लगेगा या फिर रासायनिक मिश्रण होता है, जिसकी वजह से इन रॉक्स का डेवलप होता है, ये रॉक्स बनती हैं। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा लाइमस्टोन, ओके, और सॉल्ट का। सॉल्ट का तो आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल ही गया होगा, जैसे बहुत बड़े जो हमारे सी हैं, खारे पानी के होते हैं, उनसे ही नमक बनता है। ठीक है, तो ये इसमें केमिकल रिएक्शन लगता है, जैसे इवेपोरेशन होता है पानी का, और उसके बाद जो बचता है वो सारा का सारा सॉल्ट होता है। तो ये भी सॉल्ट भी एक रॉक ही है। ठीक है, तो ये अभी हमने सारी चीजें पढ़ ली इसमें कि हमने क्या क्या कौन कौन से ग्रुप्स में रखा है इसको। तो ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक, जिसे हमने सेडिमेंट्री रॉक बोला है। सेडिमेंट्री रॉक का भी अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मेटामॉर्फिक, यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, बाकी जो इग्नियस और सेडिमेंट्री हैं वो लैटिन वर्ड से बने थे। ये जो मेटामॉर्फिक है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया, जिसे हम मेटामोरफोस बोलते हैं। मेटामोरफोस, इस मेटामोरफोस का मतलब होता है रूप परिवर्तन या फिर चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, चेंज ऑफ फॉर्म, जब ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है उसे बोलते हैं मेटामोरफोमिज्म। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है मेटामोरफोसिस,
और मेटामॉर्फोस जिसका मीनिंग है चेंज इन फॉर्म। ये आप यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, चेंज इन फॉर्म। द ओरिजिनल रॉक नोन एज द प्रोटोलिथ transform into other mineral types or other forms the same mineral in recrystallization। एक साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक तरीके से ये समझ लीजिए जैसे कि कोई स्लेट का एक रॉक था, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा एक कोई चिकनी मिट्टी थी, वो चिकनी मिट्टी किस में चेंज हो जाएगी, स्लेट में। तो चिकनी मिट्टी ने अपना क्या कर लिया, रूप परिवर्तन कर लिया, स्लेट बन गई। इस तरीके से एक और एग्जांपल लूँ तो मैं आपको कह सकती हूँ कि चूना पत्थर या फिर हम इसे लाइमस्टोन बोलते हैं, ये किस में बदल जाएगा, संगमरमर के पत्थर में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना का पूरा रूप ही परिवर्तन करती है, अपनी फॉर्म ही बदल लेती है, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ रॉक्स बताए हैं आपको, जैसे कि ग्नाइस, क्वार्टसाइट, ठीक है, स्लेट का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से बिल्कुल ये बदल जाता है स्लेट में। मार्बल, ठीक है, मार्बल जैसे चूना पत्थर होता है, उससे चूना पत्थर से फिर ये बिल्कुल अपने आप को अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, मार्बल बना लेते हैं। इसको भी हमने दो टाइप से बताया हुआ है, जिसे हमने फॉलिएटेड बोला है और नॉन फॉलिएटेड बोला है। ये समझना भी आपको जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए, ये रहा फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। अच्छा, ये अभी फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। फॉलिएटेड टेक्सचर्स आर व्हेन ग्रेन्स लाइन अप इन पैरेलल लेयर्स। यहाँ जब आप इस फॉलिएटेड टाइप के लेयर्स को, रॉक्स को देखोगे तो इसमें आपको लाइंस या फिर जो लेयर्स हैं वो आपको इक्वली नजर आएंगी, पैरेलल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, अभी मैंने बताया आपको स्लेट और नाइस। ठीक है, स्लेट एंड नाइस ये फॉलिएटेड के एग्जांपल हैं। ओके, फॉलिएटेड के जिसमें आपको लाइंस नजर आएंगे, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ फाइन लाइंस, ग्रेन लाइंस नजर आएंगी पैरेलल लेयर्स में। वहीं दूसरी साइड अगर मैं बात करूं नॉन फॉलिएटेड की, इसका मतलब क्या है या फिर ये होती क्या है, दीज आर व्हेन मिनरल्स ग्रेन ग्रोन अ एंड रीअरेंज बट द डोंट फॉर्म लेयर। रीअरेंज तो करता है लेकिन किसी लेयर में डिवाइड नहीं होता है, लेयर्स नहीं दिखाई देंगी आपको, वो होते हैं नॉन फॉलिएटेड। इसके एग्जांपल्स हैं मार्बल। ओके, मार्बल ये नॉन फॉलिएटेड है, ये आपको पिक्चर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कोई किसी टाइप का लेयर नहीं नजर नहीं, पैरेलल लाइन आपको नजर नहीं आएगी। और ये है नाइस, जिसे ये रहा आपका क्वार्टजाइट, ये आपका नॉन फॉलिएटेड है, यहाँ पर भी आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी क्वार्टजाइट रॉक की। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो कैटेगरीज बता दी मेटामॉर्फिक रॉक की, जिसे डिवाइड किया गया था, जिसे अगर आपको रॉक को समझना है तो ये 2 टाइप की रॉक में डिवाइड कर दिया जाता है समझने के लिए, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। ओके, क्लियर हो गई ये बात, फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड। सो यहाँ भी हमने देखा इसके बारे में, और इसके बारे में एक और 2 चीजें हम देख लेते हैं। द ओरिजिनल रॉक नोन एज द पोर्टोलिथ। ओके, ये हो गया है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रेशर आर ऑलवेज हायर देन दोज फाउंड एट अर्थ सरफेस। टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा तभी ये जो भूगर्भ के अंदर हैं सारी की सारी चट्टानें वो बाहर निकल कर आती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सरफेस पर आती हैं, सरफेस पे आकर ठंडे होने के बाद ये एक सॉलिड रूप ले लेती हैं और उसके बाद रॉक्स का डेवलपमेंट होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कंपोज 27.4% ऑफ द क्रस्ट बाय द वॉल्यूम। ओके, इसका वॉल्यूम कितना है, 27.4%। तो ये था मेटामॉर्फिक के रॉक्स के बारे में। तो हम तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तीनों रॉक्स अभी हमने देखी यहाँ पर, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और इसमें मैं इसको मैं एक नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करूंगी। इसमें मेटामॉर्फिक ये जो रॉक्स की साइकिल होती है, ठीक है, रॉक साइकिल यानी कि इसे हम द्रवित मैग्मा भी बोलते हैं, जिसे हम मैग्मा, उससे आग्नेय शेल कैसे बनती है, आग्नेय शेल से फिर वो आपकी अवसाद शेल जिसे हमने बोला था सेडिमेंट्री, उसके बाद हमारी बनती है मेटामॉर्फिक शेल, और उसके बाद फिर से मैग्मा, यानी कि पूरा का पूरा एक साइकिल चलती रहती है। ये जो आपका मैग्मा, ये जो रॉक साइकिल होती है वो एक के बाद एक दूसरा एक दूसरे का रूप लेती रहती है, पूरे एक साइकिल चलती रहती है।
इसका मतलब कहने का ये कि कहीं और से कुछ नहीं आ रहा है, कहीं और से मटेरियल नहीं आ रहा है, उसी मटेरियल से दूसरे दूसरे रॉक्स जो हैं कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अगर मैंने दूसरी वीडियो बनाई तो उसमें मैं पूरे आपको साइकिल बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड, while lines of latitude run across a map east west, the latitude indicate the north to south position। तो कहने का मतलब ये लैटिट्यूड का क्या मतलब है, हमें अगर समझना है तो हम ये कह सकते हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो अर्थ के एरिया को, प्लेस को सर्च करने के लिए, डेट और टाइम को सर्च करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन अर्थ पर बना दी गई है। ओरिजिनल नहीं बनी है ये, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं उनको इजीली वो अगर अर्थ के बारे में जान पाएँ, उनके प्लेस को ढूंढ पाएँ, अर्थ पर कौन सा प्लेस कहाँ पर है, उसकी दूरी को जानने के लिए, समय को जानने के लिए बनाई गई हैं। तो जो लेटिट्यूड होता है वो क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट मैप के ईस्ट टू वेस्ट डली हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको इंडिकेट करता है और उसको हमने बोल दिया उन लाइंस को लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट एट 0 डिग्री। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है एट द इक्वेटर एंड एंड एट 90 डिग्री एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। टोटल अगर हम बात करें तो 180 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, +1। +1 क्यों बोला है मैंने, क्योंकि एक इसके पोल पर भी होते हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉट पे होता है इसीलिए हम इसे लाइंस में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। देन हम बात करें यहाँ पर, एवरीथिंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड एवरी साउथ ऑफ द इक्वेटर नोन एज द साउथ हेमिस्फीयर। ये जो लैटिट्यूड है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये आप पिंक कलर में देख रहे होंगे ये लाइन, ये हमारी इक्वेटर हो गई जो अर्थ को बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपके पास एग है और एग को आपने बीच में से काट दिया हो और उसके बाद जो इसका हाफ पार्ट होता है उस तरीके से हमारा अर्थ भी एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल। ये सारी पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगी। द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स। ठीक है, हर एक लाइंस के बीच का जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस है वो 69 माइल्स का है, और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो वो 110 किलोमीटर होता है। A parallel is named line connecting all points along the same line of latitude. देन अब मैं यहाँ पर आपको बड़ा एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आपको मेजर लाइंस के बारे में, लैटिट्यूड की सारी लाइंस हमारे लिए यूजफुल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ही लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो ये अर्थ का एक्सेस होता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। सेंटर की लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है, आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है अंटार्कटिक सर्कल। ओके, 0 डिग्री होता है इक्वेटर का एरिया अगर हम बात करें 0 डिग्री। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री होता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के बारे में बात करेंगे एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे। द इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पिछली अभी हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले। हेमिस्फीयर इज मार्क द लोकेशन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड रिप्रेजेंट एंड रेगुलर एंगुलर डिस्टेंस। किस टाइप का होता है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगल बनाता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। द इक्वेटर मार्क्स द लोकेशन, क्या करता है ये मार्क करता है लोकेशंस को ऑन अर्थ दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, द इक्वेटर क्रॉसेस, कितना क्रॉस करता है, 78.7% वाटर है एंड 21.3% जो है वो लैंड है एंड इज अबाउट 29,901 माइल्स लॉन्ग। ठीक है, ये जो इक्वेटर कितना एरिया क्रॉस करती है उसका पूरा बताया हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्स द लोकेशन वेयर द सन रीचेज द जेनिथ एट दिस लैटिट्यूड। द एग्जैक्ट लैटिट्यूड इज नॉट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट इसका नहीं है। एंड द लेटेस्ट मेजरमेंट कितना है इसका, 2014 में जो लेटेस्ट मेजरमेंट किया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो 23, वैसे हम 23.5 डिग्री बोलते थे, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मेजरमेंट है। आप देखेंगे इसको। द समर
solstice which occurs on either June 20 or 21 of each years. Okay, marks the day on which the sun shines vertically over this parallel. तो कब कब ये सन शाइन करता है वर्टिकली, कौन से डेट को? तो जून 20 और जून 21 ईच ईयर, ठीक है, हर साल. देन लास्ट हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल के बारे में, एंड हॉर्स लैटिट्यूड. मूविंग एवरी ईयर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज द पैरेलल लाइन ऑफ लेटिट्यूड दैट इज करेंटली लोकेटेड. अभी करेंटली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ लोकेट हो रहा है? 23 डिग्री 26 सेकेंड. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है. देन द विंटर सोलिस्टाइस विच अकर ऑन ईदर दिसंबर 21 टू और 22. आप देख सकते हैं यहाँ पर कब होता है जो सन शाइन वर्टिकली, किस टाइम समय पर होगा? 21 दिसंबर और 22 दिसंबर. द आर्कटिक ऑफ एंड अंटार्कटिक सर्कल आर द पैरेलल लैटिट्यूड that are roughly 66.5 degree. Okay, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये मैप में आप इसे अच्छे से देखेंगे. आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री. साउथ अंटार्कटिक सर्कल एंड 66.5 नॉर्थ Arctic circle. Okay, the region about the Arctic circle which includes the North Pole is known as Arctic. Done. The region south of the Antarctic circle which includes the South Pole. Okay, South Pole को क्या बोलेंगे हम? Antarctic. ये मैंने बताया. And the last horse latitude. ये कहाँ पाया जाएगा? At about 30 degree north and south of equator. Horse latitude represent किसको represent करता है? Area in the subtropics. कहाँ पर? Where prevailing winds diverge and flow towards the poles. जहां पर होता है नोन एज द वेस्टर्लाइज, ठीक है. और इक्वेटर पर क्या बोलेंगे? जो इक्वेटर की ओर जाए उसे बोलेंगे हम ट्रेड विंड्स, ठीक है. यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे आप, ये रहा आपका रफली 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड रफली 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. डन. सो दिस आर द लास्ट स्लाइड. दिस इज आवर लास्ट स्लाइड अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर. ये भी शॉर्ट इंट्रो था. और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लॉन्गिट्यूड के बारे में रहेगा, मेडिटेरियन, प्राइम मेरिडियन एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्लाइमेट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे. सो प्लीज स्टे विद अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल CET Study X and you can follow us on Instagram also @Tina Sharma 6228. So please like our channel, share and subscribe. Thank you.